ऑडिटेरिया का है, जो बहुत मस्त है। आप इसे देखिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दीजिए। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। एक कूट वाला क्वेश्चन होता है जो बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना होता है और पढ़कर जवाब देना होता है। बच्चे, स्त्रियों, जनजातियों, दलितों, किसको है जो संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए, दलितों को नहीं देता है क्योंकि दलितों के लिए हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है केंद्र सरकार के पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य सरकार के पास नहीं होती है और ना तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब होता है जो केंद्र के और राज्य दोनों के पास जो शक्तियाँ नहीं रहे, वह अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती है। जैसे आप लोग सूची पढ़े होंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, तीनों सूची में जो शामिल नहीं होता है उसी को कहा जाता है अवशिष्ट सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 3 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो यह बीमा जो आता है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी शिक्षा जो आता है समवर्ती सूची में आता है और वन्य पशु ये भी आता है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पर दोनों का अधिकार होता है, संघ और राज्य दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्यकाल। शून्यकाल केवल लोक महत्व के लिए प्रश्न होते हैं और प्रश्नकाल के बाद जो सुनवाई होता है उसी को कहा जाता है शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो होता है टोटल कुल सदस्य होता है 30 और जो केवल राज्यसभा का नहीं होता है लोकसभा का होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। हाँ, सार्वजनिक समिति, उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, ये दोनों समितियां में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। जैसे लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 को उतने लोकसभा से होता है 15 सदस्य और राज्यसभा से होता है 7 सदस्य। तो 15, 5, 20 और 2, 22 हो गया। ये दोनों एक ही हैं, 22-22 इसमें होता है। जबकि प्राक्कलन समिति में 30 को होता है, 30 होता है लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बने रही हमारे साथ। इसमें दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से कौन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको पढ़कर आंसर देना होता है और 5 नंबर क्वेश्चन जो ई वाला ऑप्शन है जो हटा दिया गया है बीपीएससी में, अब जो है 4 ही ऑप्शन वाला दिया जाएगा। आपको दरोगा में भी रहता है 4 ही ऑप्शन का और जो बीपीएससी में रहता है वो भी अब 4 ही ऑप्शन का, शिक्षक वाला भी रहेगा 4 ही ऑप्शन का। तो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा डी नंबर। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही जवाब है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही, मतलब तीनों सही है। आंसर नंबर डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 7 का देखिए ऑप्शन नंबर, ये भी कूट का दिया हुआ है। कह रहा है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा ज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है। शपथ पत्र या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में दिया गया है, गलत है। यह 3री अनुसूची में नहीं बल्कि अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो यह गलत हो जाएगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। और शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, ये भी सही है। ये वाला देखिए होना चाहिए था यहाँ, तो टोटल सही हो जाता, 3री की जगह होना चाहिए था यहाँ, बट नहीं दिया है, यहाँ दिया है। तो 1, 2 तो नहीं होगा, 3, 4, 1, 3, 4 देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी संथाली भाषा। 92वां जब संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो उसमें भाषा जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा। 4 भाषा को जोड़ा गया था। उसमें एक भाषा आपको दिया गया है जो आपको पूछा है क्वेश्चन में, बाकी नहीं दिया गया है। तो याद रखना है कि 2003 में 92वां संविधान संशोधन जब होता था तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? अभी तक 22 भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो अंग्रेजी मारिएगा, अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 का सी, अनुच्छेद 51 के का। अनुच्छेद 51 के का में यह बात कही गई है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन अगर संरक्षण और उसका संवर्धन की बात करें तो अनुच्छेद 51 के का हो जाएगा। संरक्षण मतलब रख रखाव करना, संवर्धन मतलब पेड़ पौधे की वृद्धि करना, तो अनुच्छेद 51 के का में है। लेकिन अगर पूछ दे कि पर्यावरण की रक्षा करना और वन के साथ साथ वन में जो जीव जंतु होते हैं उसकी रक्षा करना, तब आपका आंसर हो जाता 48 के का। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में हम चलते हैं। भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा है जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक का नियुक्ति किया जाता है, और यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और किस अनुच्छेद में पूछ लिया जाता है? तो 148 148 में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? 13 नंबर का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है भारत सरकार के जलवायु में नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो डिस्कस कराने वाला क्वेश्चन रहेगा वो हम करा देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हिरन हो जाएगा। हिरन देखिए कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब समझ लीजिए शाकाहारी को कहते हैं, और बाकी ये सब देखिए मांसाहारी है, मांस खाने वाला, तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर में हम लोग चलते हैं। कहता है अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक जो है भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है, और वो कौन कौन है ये भी पूछ देता है कभी कभी। तो 6 पार्टी का नाम आप जान लीजिए, जैसे कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ये सब जो है राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल पीपुल पार्टी हो गया, और एक अभी छठा जो जुटा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको कर लीजिए आप, CPIM। CPIM, तो इसको याद रखिएगा। CPIM जो है नया में जुटा है तब हुआ है, 6 हो गया, इससे पहले 5 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गया था? करंट से संबंधित है, प्रधानमंत्री द्वारा। वैश्विक आतंकवाद सूची में 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आतंकवाद में भारत का स्थान पूछ रहा है तो 13वां स्थान है। अगर ऐसे प्रथम स्थान पर पूछेगा तो कौन है? तो प्रथम स्थान पर है अफगानिस्तान, वहाँ सबसे ज़्यादा आतंकवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 5.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम 3D
प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी है टेरोन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर में, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो अभी हाल फिलहाल में आया था 2-3 महीना पहले, तो वो है एयरटेल। 5G सबसे पहले इंडिया में लाया एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2018 के जनगणना की तुलना में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200। देखिए 2018 के अनुसार अगर पूछा जाए तो 2018 में जो था बाघों की संख्या जो थी 2967 था। याद रखिएगा 2967 बाघों की संख्या 2018 में था 2967, और अभी जो है वह 3167 हो गया है, 3167। अब घटा दीजिएगा 3167 में 2967 तो 200 हो जाएगा, तो 200 का वृद्धि हो गया बाघों की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से संबंध था। 25 नंबर में चलते हैं, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया था? तो ऑस्टिन बटलर को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है कहाँ दिया जाता है? तो लॉस एंजिल में दिया जाता है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में से बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश का मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है, चुप्पू याद रखिएगा। तो अभी नया राष्ट्रपति बना बांग्लादेश के चुप्पू। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर में। हम लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादक में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो कच्चा इस्पात में उत्पादन करने में सबसे टॉप है चाइना के बाद भारत के बाद जापान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर में, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हुआ था वाराणसी में। देखिए करेंट कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इतना ही क्वेश्चन दरोगा में रहेगा, तो करेंट पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। करेंट का एक वीडियो एवरीडे हम लोड कर रहे हैं, उसे देखिए और अपना मजबूत कीजिए करेंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है? देखिए सैन्य अभ्यास जो दो देशों के बीच हुआ है, तो एक तो कह रहा है भारत है, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास है सेनाओं के बीच, तो किन एक भारत और सिंगापुर के बीच है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 29 नंबर का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसकी शुरुआत जो हुई थी पहली बार 2005 में हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र का जो अभ्यास है उसको याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 2005 में हुआ था और इस बार जो हुआ है जोधपुर में हुआ है। 2023 में जो हुआ है वह जोधपुर में हुआ है। चलिए इतना याद रखना होगा आपको। 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस पार्टी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अत्यंत पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है जो है बहुत अधिक है, तो इसके बारे में भी याद रखिए। कितना है? तो 36.01%, 1 पॉइंट करके है कुछ लगभग में, मतलब 36.01 याद रखिए, इसमें आपको याद रह गया बिहार में। 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 31 नंबर में कह रहा है, हाल ही में से लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर में, WHO ने हाल ही में किस देश के मलेरिया को मुक्त घोषित किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है यह जो है मलेरिया को है, कोई देश है जहां अब कह रहा है कि मलेरिया अब यहाँ नहीं फैलेगा, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो अजरबैजान में और कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? मतलब जितना वोट पड़ा वैध मत, तो कितना % मत उसको पड़ा था, वोट पड़ा था, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 64.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार के लिए हम बहुत अच्छे से वीडियो लोड किए हैं, आप अगर आपके पास टाइम है तो कृपया करके उसके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, सभी याद हो जाएगा उससे। तो
तो इसमें देख लीजिए ये वाला हो जाएगा डी ऑप्शन, कैटालिन कारिको और डी बीसमैन, इसी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 दिया गया है। बजट से पूछ दिया है, देखिए क्वेश्चन, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़। याद रखना होगा ऐसा क्वेश्चन, बजट से भी है। पूछ देगा कि मनरेगा में काम कीजिएगा, तो कहिए हाँ करेंगे, लेकिन हमको 60 करोड़ रुपया दोगे तो करेंगे। याद हो गया क्या? 60 करोड़ रुपया दोगे तो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, देखिए इतना करोड़ रुपया दीजिएगा करेंगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। 36 नंबर क्वेश्चन में है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक है जो टीबी को कहा है कि मुक्त कर देंगे। ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी बीमारी है, सरकार की सोच है कि 2025 तक खत्म हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए है वन जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है तरुण पिथौड़े। ऑप्शन नंबर ए बी है, आप याद रखिएगा, पिथौड़े हथौड़े करके जो है उसे ऑपरेशन गंगा नामक पुस्तक लॉन्च किया है। अच्छा, ऑपरेशन गंगा एगो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, ये भी याद रखना है आपको। 2022 में जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन में जो है भारतीय जो लोग तैयारी करने के लिए गए थे, मेडिकल की तैयारी करने के लिए, वो फंस गए थे, तो उन्हीं को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर में, देखिए बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा कर जीता? इससे दो क्वेश्चन आपका निकल के आएगा। पहला है कि महिला आईपीएल कौन जीता? तो मुंबई इंडियंस ने। किसे हरा कर जीता? तो दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पहली बार हुआ है महिला आईपीएल और भारत में खेला गया है महिला आईपीएल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में, देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनमें से कहीं नहीं होगा, भारत में खेला जाएगा 2026 का बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 में चलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर में चलते हैं हम लोग। 42 नंबर कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर जो होता है सेवा कर को कहा जाता है। ये निगम कर, उपहार कर, ये प्रत्यक्ष कर है, जबकि सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार से एक को दंडित करने के फलस्वरूप दूसरा उसका भुगतान करे तो उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे सेवा क्षेत्र का अप्रत्यक्ष कर का मतलब समझिए, अप्रत्यक्ष कर ये सेवा करने हुआ। अप्रत्यक्ष कर का मतलब यही होता है, मान लिया जाए आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट कर दिए और आपको पुलिस जुर्माना किया, लेकिन आप जुर्माना देने में सक्षम नहीं हैं, कहें कि मेरा पिताजी दिए, गलती किए हैं आप और देगा कौन? पिताजी। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। और जो डायरेक्ट पैसा दे देता है वहीं पर पैसा अगर मांगे तो हो जाता है प्रत्यक्ष कर। समझ में आ गया होगा आप लोग। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुख्य आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो छोटे व्यापारियों के लिए आयकर योजना लाया था केलकर समिति, ए लाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 43 का ए हो जाएगा। चलिए बंचू समिति का संबंध किससे है? तो छोटे छोटे जो पिछड़ा उद्योग है उसी को विकास करने के लिए बंचू समिति का गठन किया गया था। चलिए चलैया समिति किससे संबंधित है? तो कर सुधार से संबंधित है। टैक्स जो लेता है, टैक्स किस प्रकार से लेना है? कर सुधार से संबंधित है। तो ये भी याद रखना होगा आपको। चलिए नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो फिशर ने दिया था। चलिए एक अर्थशास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारत में राज्य बना है महाराष्ट्र। कब का यह घटना है? अगर डेट पूछ देगा तो 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के लिए शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। किस शिलालेख में? छठी शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
47 नंबर क्वेश्चन में सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हिंडन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47 का। अगर हड़प्पा का भी पूछ देता है तो हड़प्पा देख लीजिए किस नदी के किनारे स्थित होता है, रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज भी पूछता है बहुत कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। डेट पूछे तो 1922 ईस्वी में। तो इतना आपको याद रखना होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के गुरुओं का उल्लेख मिलता है? तो सी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर सी। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक है? 49 का आपका हो जाएगा बी नंबर, विजय सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय भूराजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो ऑप्शन नंबर आधा आधी लेता था। ये बहुत ही निरंकुश राजा था अलाउद्दीन खिलजी, मतलब जिसे देख ले वह इस पर अपना हक समझता था, इसलिए जनता पर भूराजस्व की दर आधा आधी लेता था। मतलब खेत कर रहे हैं आप, जितना उपज हुआ तो आधा ही अकेले ले लेता था, बाकी आधा में किसान लोग अपना गुजर बसर करते थे। चलिए कामन का देखते हैं। किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। बुक्का प्रथम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बुक्का प्रथम हो गया आपका। 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए एक अकबर शासक था जिसने जजिया कर को हटा दिया और एक औरंगजेब है जिसने फिर से जजिया कर को ला दिया। तो कितना आसमान जमीन होता है एक ही वंश के राजा में। 1679 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जजिया पर कर अगर सबसे पहले कहा कि किसने शुरुआत किया था, लगाया था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सबसे पहले जजिया कर। अगर पूछे ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और हटाया था अभी तक सबसे पहले कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये सब याद रखना, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए इसको। सबसे पहली बार जो लगाया गया था जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले। लेकिन ब्राह्मणों पर खास करके कहे तो सिकंदर हो जाएगा। सिकंदर नहीं, आपका चलिए देखते हैं, भूल गए, तुरंत बोले हैं तुरंत भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। चलिए हम चलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के समय में किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है बहुत। द्वैत शासन की स्थापना बंगाल में लॉर्ड क्लाइव, लेकिन हटाया था कौन उसे? वारेन हेस्टिंग्स ने उसे खत्म किया था। ये भी याद रखना होगा आपको। 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है। सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो पहले हैदराबाद किया था, उसके बाद मैसूर किया था, उसके बाद तंजौर किया था। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह तो बिहार और झारखंड से इसका संबंध रहा है। पहाया विद्रोह कब हुआ था ये भी पूछ देता है। तो 1799 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था तिलका मांझी ने। कभी कभी और देख लीजिए, एगो फकीर विद्रोह हुआ था, चेरो विद्रोह हुआ था, भेल विद्रोह हुआ था और अहोम विद्रोह, ये सभी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो इलाहाबाद में दबाने के लिए 1857 की क्रांति को कर्नल नील गया था। ऑप्शन नंबर ए 56 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 57 नंबर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके बारे में कब डेट भी पूछ देता है कभी कभी। तो 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। और 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के गठन रास बिहारी बोस ने किया था। अगर 1942 में पूछे आज़ाद हिंद फौज का गठन तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था।
43 में पूछ रहा है तो 43 में है। आज़ाद हिंद खली लगा दिया है, स्थापना सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। देखिए ऑप्शन नंबर ए 3 किताबांग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज, ये सभी की रचना किया था गांधी जी ने, बट मेरी कहानी का लेखक वो नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस अधिवेशन से बहुत ही पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 41 नंबर, क्योंकि 40वां संविधान संशोधन जो है 1924 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था, और एक साल बाद है जो महिला की थी जिसका नाम था सरोजिनी नायडू, तो वो 40वां अधिवेशन था 1925 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन नहीं, कानपुर अधिवेशन मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था। तो ये फ्रांस की क्रांति का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, बल और भार का। बल का मात्रक और भार का मात्रक दोनों सेम होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बल का भी होता है और भार का भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो वायु की गति, हवा की गति मापने वाला यंत्र है, देखिए यही एमीनोमीटर। चलिए वायु दाब मापने वाला यंत्र है। चलिए बादल की ऊंचाई मापने वाला भी यंत्र होता है, और वायु के मिश्रण का अनुपात भी मापने वाला यंत्र होता है। तो फिलहाल ये ज़्यादा पूछा जाता है वायु की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही समीकरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा माइनस आंतरिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। मतलब ये माइनस दिया हुआ है, देखिए चिन्ह, ये आंतरिक ऊर्जा में अगर गतिज ऊर्जा को घटा दिया जाए तो बच जाता है क्या, स्थितिज ऊर्जा। ऐसा भी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊर्जा के संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। हवा के दबाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी। आभासी और सीधी प्रतिछवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, बिल्कुल गलत है। दो तत्व रहेगा अलग अलग तो अलग अलग उसके परमाणु होंगे, गलत दिया हुआ है। चलिए बाकी सभी सही है। 68 में कह रहा है धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को कहलाती है, तन्यता कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 क्वेश्चन में है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो विपरीत प्रासरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ दिया हुआ है 70 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय विलयन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय विलयन नहीं है। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है क्षारीय विलयन होता है। और यह जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है क्षार का भी गुण रखता है और अम्ल का भी गुण रखता है, तो याद रखिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो क्षार का गुण और अम्ल का गुण दोनों रखता है उसे कहा जाता है एम्फोटेरिक कहा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक। चलिए 71 नंबर में चलिए हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा। सिरका कर देगा। चलिए सिरका मतलब अम्ल होता है। चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन समानतः किस नाम से जाना जाता है। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप के सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर। अमोनिया का वास्तविक निर्माण, व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, है ना। चलिए किस नाम से जाना जाता है, तो हो गया आपका 73 नंबर में। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो हैबर विधि से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कवक, कवक कहा जाता है, म्यूकस भी एक कवक होता है, राइजोपस एक कवक होता है, कुकुरमुत्ता भी एक कवक होता है, और इसी के अध्ययन को कहा जाता है कवक। मानव विज्ञान के अध्ययन को मानव कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सीटोलॉजी।
वायरस का अध्ययन करता है वायरोलॉजी, और बैक्टीरिया का अध्ययन करता है बैक्टीरियोलॉजी। ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 75 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जल पाया जाता है कोशिका में सबसे ज़्यादा। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो क्लोरेनेकाइमा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पौधा जो इधर उधर लपता है, हरा हरा टाइप का पौधा रहता है, जो हवा चलने पर लचीला हो जाता है, चाहे उसको काट लेते हैं तो काट करके हम अपने हाथ से नवाते हैं तो क्या होता है, लचीलापन रहता है। तो किसके कारण होता है? तो क्लोरेनेकाइमा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में से कौन सा समूह होता है? मनुष्य में पूछ रहा है, पुरुष दे दिया है, तो पुरुष में यौन गुणसूत्र होता है XY। अगर यह महिला पूछ देता तो महिला में हो जाता है XX। और इन दोनों कंजुगेट करता है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है मेल और फीमेल में, तो X क्रोमोसोम इधर से और Y क्रोमोसोम इधर से आता है। तो XY अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भाग लेता है तो वह बॉयज का निर्माण होता है, और जब एक्सेस पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में तो उससे गर्ल्स का निर्माण होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, दुखंडन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर यही ईस्ट में पूछ देता तो ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो ये देखिए रक्त है, धमनियाँ है, हृदय है। बड़ी आंत में रक्त नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें भोजन तोजन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़ तथा और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? कहता है एक पौधा ऐसा है उसमें ना आप पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्तियाँ हैं, तो वो विभेदित तो कौन सा है? तो इसको स्पायरोगायरा कहा जाता है। अब स्पायरोगायरा क्या है? एक कवक है। ये क्या है? एक कवक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, कवक नहीं होता है, शैवाल होता है इसमें। ये शैवाल होता है। स्पायरोगायरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ गया? बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, थोड़ा नेट काम है। हाँ आ गया है, बने रहिए। चलिए देखिए, कह रहा है 81 नंबर सूची 1 सूची 2 को सुशोभित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए और कह रहा है मिलान की जलप्रपात है और आज कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में है, बरकाना है जो कर्नाटक में है, दुदुमा जो है उड़ीसा में है, और क्यूलियूर जो है तमिलनाडु में है। तो देख लीजिए, मिला ले, 1 का 4 होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माउंट थूलीर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी मिलान करने वाला है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है, मिलान करने वाला देता है तो टाइम भी लगता है, प्लस अगर नहीं जानते हैं तो आप छोड़ के आइएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में शर्क कह रहा है ये भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया हुआ है, यानी इससे निर्माण कौन सा होता है? तो 83 का देख लीजिए, सर्क का होता है हिमनद, हिमनद 1 का 4 2 जगह है। यारडुम होता है 1, वायु के अपर्दनीय लक्षण 1 4 1 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। वरखान कहेगा तो वरखान हो जाता है 3 आपका, वायु के निक्षेपण से बनता है वरखान। ड्रमलिम जो बनता है किससे बनता है? ये 2 हो जाएगा, हिमनद के निक्षेपण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 84 में चलते हैं। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात की विशेषता यह है कि यह आसमान स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। देखिए जब चक्रवात आता है तो चक्रवात आने के फलस्वरूप आंधी और वर्षा आती है, लेकिन वही प्रति चक्रवात जब आता है तो मौसम साफ हो जाता है, स्वच्छ आसमान हो जाता है। तो याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सिंधु नदी होता है। मान लिया जाए ये पर्वत है ना, ये पर्वत है और यहाँ जो है तिब्बत है, तिब्बत से निकलती है जाके सिंधु नदी और ऐसे घूरते घूरते भारत में आती है, भारत से होकर करके 1100 किलोमीटर 1106 किलोमीटर घुस करके और फिर पाकिस्तान के रास्ते चली जाती है ना। और इस स्थिति में जब यहाँ पाकिस्तान हिस्सा में पहुँच जाती है, इससे पहले जो यहाँ से 5 नदियाँ आकर के एक साथ मिल जाती है,
जिसमें है झेलम है, सतलज है, ब्यास है, चिनाब है, रावी है। ये सभी 5 नदियाँ यहाँ से आ करके आपस में मिलती है और मिल करके 5 नदी पहले मिल जाती है, उसके बाद जा करके फिर सिंधु में मिलती है। तो इस प्रकार से सिंधु में मिलती है सब नदियाँ, 5 नदियाँ इधर से आकर के, तो सिंधु नहीं हो जाएगा, बाकी हो जाएगा ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी। ये 5 नदियाँ होगी, सिंधु नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में। देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खनन क्षेत्र नहीं है, तो ये है मलाज खंड। ये मलाज खंड नहीं है क्योंकि मलाज खंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में है, जबकि बैलाडीला में लोहा लक्कड़ का उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। ये सभी जगह लोहा का निक्षेपण पाया जाता है, बट मालखंड में नहीं पाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो न्यूनतम हो जाएगा मिजोरम। कितना है? प्रति किलो वर्ग, यानी 1 वर्ग किलो में यहाँ जो है 52 व्यक्ति रहता है, तो इसका जो है 52 है, 52 वर्ग प्रति किलोमीटर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मिजोरम के स्थान पर एक और ऑप्शन अगर अरुणाचल प्रदेश दे देता तो पहला हो जाता अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है। तो ये आपको दोनों याद रखिएगा, अगर नहीं रहे अरुणाचल प्रदेश तब आप मारिएगा मिजोरम, और अगर रहे दोनों में तो उसमें 17 वाला हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो अपना राज्य बिहार का है, कितना? 1106। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में चलते हैं। 88 में देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जल है। बेंगुला प्रशांत महासागर की नहीं है, गलत है, अटलांटिक महासागर की है, ये भी गलत हो जाएगा। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है, ये भी गलत है। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं नहीं, क्षोभ मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है, ये भी गलत हो गया। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, ये भी गलत है। सिमुम जो है गर्म हवा है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली एक गर्म हवा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं सूखा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 2 तरह की हवा चलता है, एगो आप सुने होंगे बिलीबिली, तो बिलीबिली ये जो है ठंडी हवा है, और ब्रिक फील्डर जो है गर्म हवा है, तो याद रखिएगा दोनों। बिल्ली बिल्ली, ऐसो भी बिल्ली बिल्ली कहिएगा, बिल्ली बिल्ली डरावना होता है, उसको डांट देते हैं तो भाग जाता है, डर जाता है, तो ठंडी हो जाता है, तो ठंडी हवा। और ब्रिक फील्डर ईटा मजबूत होता है, गर्म होता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन में चलते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। देखिए कोरोमंडल, मान लिया जाए कि ये इंडिया है, तो यहाँ से जो यहाँ तक तट है, कन्याकुमारी यहाँ नीचे में हो गया, और यहाँ से आंध्र प्रदेश में है कृष्णा का तट, तो यहाँ से यहाँ तक जो तट हुआ यही कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल का तट पूर्वी भाग में है, ऐसे अगर कहा जाए तो दक्षिण पूर्व में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 में पूछ रहा है रेहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रेहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। अब पूछ देता है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये कस्तूरी हिरण से संबंधित है। यहाँ रेहिला राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी हिरण पाया जाता है। और कस्तूरी हिरण किस में पाया जाता है? कस्तूरी पूछ देगा कि कस्तूरी किस में पाया जाता है, नर हिरण में या मादा हिरण में? तो ये याद रखिएगा नर हिरण में पाया जाता है, मादा हिरण में कस्तूरी नहीं पाया जाता है। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक सुगंधित द्रव होता है जिससे दवा हृदय रोग को बनाया जाता है। जैसे चाइना वगैरह में उसकी खोज होती है, बहुत मांग है इसकी, इसीलिए कस्तूरी और सुगंधित पदार्थ है, और इसी को खोजते हुए जो है हिरण जंगल में भटकता रहता है। इसीलिए इस पर एक दोहा भी लिखा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाही, जैसे मनमा राम में बन बन ढूंढे नाही। इसी प्रकार से कोई कवि लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ही हो जाए जमशेदजी टाटा। 92 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस कंपनी ने महारत्न का दर्जा प्राप्त किया है? नहीं किया है, देखिए नहीं वाला क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडियन लिमिटेड।
यह जो है नहीं प्राप्त किया है, बाकी जो सब महारत्न कंपनी है। अब पूछ देगा महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है, तो 12 याद रखिएगा, 12 गो है अभी तक, जो है 12 गो महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस नाम दिया गया था, तो एम पॉक्स नाम दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, दलखाई, तो दलखाई नृत्य जो है उड़ीसा में नाचा जाता है यह नाच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है जो पूछते रहता है एग्जाम में, तो नृत्य वाला है भी याद रखना होगा आपको। कुछ नृत्य का नाम हम ले लेते हैं, बता देते हैं, जैसे आपको है चेरवा नृत्य, चेरवा नृत्य पूछ देगा, तो चेरवा नृत्य कहाँ है, तो मिजोरम में है। उसी प्रकार से राउफ नृत्य पूछ देगा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है ना। केरल में कथकली है, ये सब याद होगा। करगा कर्नाटक में है, कर्नम तमिलनाडु में है, और यक्षगान, यक्षगान भी कर्नाटक का है। तो ये सब पूछते रहता है, याद रखिएगा। लेकिन ये नया है, दलखाई नृत्य, दाल भात खाई, कहाँ, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए थे, तो ये फ्रांस से खरीदे गए थे राफेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब खरीदा गया था यह, फ्रांस के साथ समझौता 2016 में हुआ था। भारत ने 36 राफेल नडाल खरीदने का समझौता किया था। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि राफेल जो विमान है उसका निर्माण कौन सी कंपनी किया था, तो फ्रांस में एक कंपनी है डासोल्ट, उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था राफेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो देखिए, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको रीजनिंग पूछा जाएगा बिहार दरोगा में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए इसको पैटर्न क्या क्या है। 14 25, 14 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 14 5 कितना होता है, 19, 19 फिर इसमें जोड़ दीजिए, एक बार गुना करिए, एक बार जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा आपका 89 आ जाएगा ना। वही प्रोसेस सब में कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको गुना करके लिखिएगा, 71 आ जाएगा। फिर यहाँ से गुना कीजिए, 11 9 99 और 11 9 है ना, 119 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का समुच्चय चुनिए जो दिए गए समुच्चय के समान है। तो यहाँ देखिए आपको चुनना होता है, 97 का देख लीजिए, आपका हिंट दे देते हैं, आप बना के घर पर देखिएगा। इसको सबसे पहले जोड़ दीजिए, 16 18 और 6 टोटल कितना आ जाता है, 36 है ना। और 36 देखिए किस में आता है, जोड़ने पर आप जोड़ के देख लीजिए, इसमें 36 सी नंबर में, 16 8 24 और 12 36, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग CISI पढ़े होंगे तो बना लीजिएगा इसको, इसका ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नदी की धारा वाला क्वेश्चन है, तो नदी की धारा वाला क्वेश्चन है दिया हुआ, देखिए नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 36 किलोमीटर की जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आती है, तो शांत पानी में नाव की गति, इसको सोल्व कर लीजिएगा। x/36, नहीं दूरी कितना हुआ है, 36 निकालिएगा तो आ जाएगा 36, देखिए दिया हुआ है दूरी, तो 36 बट्टा x+3 हो जाएगा, x+3 और इजकल टू प्लस है ना, दोनों को जोड़ आने जाने में है तो जोड़ना पड़ेगा, तो कुल दूरी 36 है और बटा x-3। धारा के साथ जाता है तो जुट जाएगा, धारा के विपरीत जाता है तो घट जाएगा। और आने जाने में कितना समय लगा, 9 घंटा समय, लेकिन 9 घंटा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका मालूम हो जाएगा, 9 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 100 नंबर में रीजनिंग है, त्रिभुज की संख्या कह रहा है, बताइए गिन करके कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 हो जाएगा इसका, गिन लीजिएगा है ना, इसका कोई ट्रिक ब्रिक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले सेट में हम चलेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगता है, आपको लगता है कि हमारे लिए बेहतर है, हम इससे कुछ सीख रहे हैं, तो कृपया करके आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम कंटेंट डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे नंबर सेट में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।